Put the heading sampling class number 4. Sampling class number 4. Write on estimation. लिखो आपने, स्टार्ट करें. राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट. There are two types of estimates. Right on. There are two types of estimates. First one, point estimate. Point estimate. लिखा आपने. There are two types of estimates. First one, point estimate. आप पहले इसमें लिख लो. लिखो it is a single value. It is a single value that is used to estimate. It is a single value that is used to estimate a population parameter. It is a single value that is used to estimate a population parameter. Single value word को अंडरलाइन करो. लिखो सेकेंड वन, इंटरवल एस्टिमेट. लिखा आपने सेकेंड वन, इंटरवल एस्टिमेट. लिखिए इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज. लिखिए इट इज अ रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट, दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर. It is a range of values that is used to estimate a population parameter. रेंज ऑफ वैल्यूज को अंडरलाइन करो. ठीक है, मैं आपको इन दोनों का मीनिंग बता देता हूं. मीनिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अब पॉपुलेशन पैरामीटर यदि आप बात कर रहे हो तो सपोज आपको पॉपुलेशन पैरामीटर के अंदर सपोज इंडिया का पर कैपिटा इनकम चाहिए. ठीक है, कि भाई इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या होगा, आपको ये मेजर करना है. आपको भी मालूम है पॉपुलेशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली पैरामीटर का पार्ट होगा. इंडियाज पर कैपिटा इनकम, इसका मतलब इंडियाज पर कैपिटा इनकम मतलब मीन चाहिए. ठीक है, क्लियर आपको. तो पॉपुलेशन मीन का यदि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा, सैंपल मीन देगा. ठीक है, तो सैंपल के थ्रू डेटा आप कलेक्ट करो. क्लियर, और उसका जो मीन होगा, क्लियर, सपोज उसका मीन आया 5000 और आपने वो कोट किया कि 5000 रुपीज इंडिया का पर कैपिटा इनकम है, तो ऑब्वियसली वो कहलाएगा पॉइंट एस्टिमेट. मैंने आपको क्लियरली लिखवाया. पॉइंट एस्टिमेट का मतलब इट इज अ सिंगल वैल्यू दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट पॉपुलेशन पैरामीटर. तो मैंने आपसे क्या कहा, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, इंडियाज पर कैपिटा इनकम, रादर से पॉपुलेशन मीन. ठीक है, क्लियर. अब रही बात पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सैंपल कलेक्ट करना होगा और सैंपल मीन निकालना होगा. ठीक है, तो सैंपल मीन निकाल के सपोज आपकी वैल्यू आई 5000, तो आपने कहा इंडिया का पर कैपिटा इनकम 5000 होगा. क्लियर, तो आपने एक सिंगल वैल्यू कोट किए. तो सिंगल वैल्यू जब भी कोट करोगे तो बेसिकली वो पॉइंट एस्टिमेशन का पार्ट होगा, रादर से पॉइंट एस्टिमेट का पार्ट होगा, क्योंकि वैल्यू एस्टिमेट होती है, फॉर्मूला एस्टिमेटर होता है. अब रही बात, आप यदि रेंज ऑफ वैल्यूज कोट करते हो, रेंज ऑफ वैल्यूज, जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 4000 से 6000 के बीच में होगा. ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम 4000 से 6000 के बीच में होगा. ऐसा यदि कोई कोटेशन करते हो आप तो ये इंटरवल एस्टिमेट का पार्ट होगा. क्लियर, ये बात समझ आ गई आपको. तो सिंगल वैल्यू देन इट इज कॉल्ड पॉइंट एस्टिमेट, रेंज ऑफ वैल्यूज देन इट इज कॉल्ड इंटरवल एस्टिमेट. पॉइंट एस्टिमेट के अंदर जो दो आपको मेथड पढ़ने हैं, वो एक है मेथड ऑफ मोमेंट्स और दूसरा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड. और इंटरवल एस्टिमेट के अंदर जो टी डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आएगा. ठीक है, तो ये दोनों मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, लेकिन अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर पढ़ा रहा हूं. ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉइंट एस्टिमेट, जिसमें आएगा मेथड ऑफ मोमेंट्स एंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड.
और इंटरवल एस्टिमेट उसके बाद आएगा, ठीक है, जिसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हम उस टॉपिक में नहीं जा रहे, मैंने आपको हिंट दिया कि एस्टिमेशन के अंदर बेसिकली दो चीजें स्टडी की जाती है, एक पॉइंट एस्टिमेट, दूसरा इंटरवल एस्टिमेट। पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है? सिंगल वैल्यू दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। इंटरवल एस्टिमेट क्या होती है? रेंज ऑफ वैल्यूज दैट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अ पॉपुलेशन पैरामीटर। मैंने क्या कहा कि 5000 यदि कोट करोगे तो ऑब्वियसली पॉइंट एस्टिमेट का पार्ट होगा। 5000 से 6000 या 4000 से 6000 के बीच में कोट करोगे तो इंटरवल एस्टिमेट का पार्ट होगा। क्लियर? तो ये दोनों टॉपिक अलग से मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए। अभी जो टर्न है हमारा वो प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर का। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर, पुट द हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर। लिखिए फर्स्ट वन, लीनियर एस्टिमेटर। प्रॉपर्टी नंबर 1, लीनियर एस्टिमेटर। हाँ, राइट डाउन स्टेटमेंट, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी लीनियर। An estimator is said to be linear if it is linear function of. An estimator is said to be linear if it is linear function of sample observation. If it is a linear function of sample observation. लिखा आपने, if it is a linear function of sample observation. लिखिए for example, write down example number 1. देखिए फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन इज लीनियर एस्टिमेटर। फॉर एग्जाम्पल सैंपल मीन इज अ लीनियर एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन इज अ लीनियर एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। लेकिन सिंस सैंपल मीन का सिंबल क्या होता है? एक्स बार, और मीन का फॉर्मूला आपके नॉलेज में है ही, x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n। ये आपका फॉर्मूला है सैंपल मीन का। अब मुझे बताइए क्या ये लीनियर एस्टिमेटर है? तो एक बात तो ध्यान रखिएगा कि एस्टिमेटर तो वो पहले से है। भाई सैंपल मीन किसका एस्टिमेटर है? ऑब्वियसली पॉपुलेशन मीन का, ठीक है। सैंपल वेरिएंस किसका एस्टिमेटर है? पॉपुलेशन वेरिएंस का। सैंपल कोरिलेशन किसका एस्टिमेटर है? पॉपुलेशन कोरिलेशन का। अब रही बात क्या वो लीनियर है, तो आप देखिए जो आपने वेरिएबल्स लिख रखे हैं x1 x2 xn, उसके ऊपर कितना पावर है? 1 पावर। यदि 1 पावर है, किसी के ऊपर 1 पावर होता है तो ऑब्वियसली लीनियर कहलाता है। तो मुझे बताइए सैंपल मीन आपसे पूछा गया है कि लीनियर एस्टिमेटर है या नहीं है पॉपुलेशन का। तो मैंने क्या कहा? सैंपल मीन पहले से ही एस्टिमेटर है पॉपुलेशन मीन का। सैंपल वेरिएंस पहले से ही एस्टिमेटर है पॉपुलेशन वेरिएंस का। सैंपल कोरिलेशन पहले से ही एस्टिमेटर है पॉपुलेशन कोरिलेशन का। अब रही बात लीनियर है या नहीं, तो लीनियर किसी चीज को तभी आप कह सकते हो जब उसके ऊपर 1 पावर हो। तो x1 के ऊपर कितना पावर है? 1। x2 के ऊपर कितना पावर है? 1। xn के ऊपर भी कितना पावर है? 1। तो 1 पावर वाला जो भी होता है उसे हम लीनियर कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? x bar is equal to 1 upon n, x1 raised to power 1, x2 raised to power n, and xn raised to power 1. लिखिए that is, it is linear function of, लिखिए that is, it is linear function of sample observation. लिखिए that is, it is linear function of sample observation. ठीक है यहां तक? एक और एग्जांपल लिखिए जिससे ये क्लियर हो जाए। लिखिए सैंपल वेरिएंस। राइट डाउन एग्जांपल नंबर 2, सैंपल वेरिएंस is not a linear estimator, is not a linear estimator of population variance. Sample variance is not a linear estimator of population variance. लेकिन since s स्क्वायर आपके नॉलेज में ही फॉर्मूला n-1 समेशन xi
माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इस फॉर्मूले को ओपन करूं तो आपको मालूम है a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देखोगे जितने भी टर्म हैं सबके ऊपर 2 पावर आएगा, मतलब एक आएगा टर्म एक्स स्क्वायर, ऑब्वियसली उसके ऊपर 2 पावर, एक आएगा एक्स बार स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 पावर, और एक आएगा माइनस 2x बार इंटू एक्स आई, ऑब्वियसली 2 पावर। तो आपको मैंने क्या कहा कि लीनियर तब होता है जब उसके ऊपर 1 पावर। ठीक है, जैसे सैंपल मीन के केस में था। तो ये आपकी लीनियर एस्टिमेटर नहीं है, क्योंकि रीजन ये जितने भी आप ओपन करने के बाद देखोगे तो वो पावर 1 नहीं आएगा, पावर 2 आएगा। ठीक है, तो लिख लिया आपने, तो लिखिए एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन इज नॉट अ लीनियर एस्टिमेटर, नॉट अ लीनियर फंक्शन लिखिए, नॉट अ लीनियर फंक्शन लिखिए, नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। एस स्क्वायर इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, लिख लिया आपने। तो लीनियर एस्टिमेटर कौन कहलाएगा? लीनियर एस्टिमेटर वो कहलाएगा जिसके ऊपर 1 पावर हो, मतलब x1 x2 xn के फॉर्म में है तो सबके ऊपर 1 पावर होना चाहिए, और किसी और फॉर्म में भी है तो भी 1 पावर होना चाहिए। रही बात तो एस्टिमेटर तो पहले से ही था। ठीक है, सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर होगा, सैंपल वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेटर होगा। रही बात उसके अंदर लीनियरिटी है या नहीं, ये इस बात से गवर्न होगी कि पावर उसके ऊपर क्या आ रहा है। तो लीनियर एस्टिमेटर क्लियर आपको? अब लिखिए सेकंड वन, लिखिए अनबायस्ड एस्टिमेटर। एक बार पहले भी मैंने आपको बताया, ठीक है, रादर से क्लास नंबर 1 में। लिखिए एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी अनबायस्ड, an estimator is said to be unbiased, like if expectation of statistic is equal to parameter, expectation of statistics is equal to parameter, like that is statistics को हम जनरली t से डिनोट करते हैं, स्टैटिस्टिक्स को इन जनरल टी से डिनोट करते हैं और पैरामीटर को हम थीटा से डिनोट करते हैं। लिखिए दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा। लिख लिया आपने। कुछ लोग इस टी की जगह थीटा हैट भी यूज करते हैं, लेकिन अभी आप टी यूज किए, आगे चल के हम देखेंगे क्या पोजिशन है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा यदि है तो अनबायस्ड। क्लियर? एक रिमार्क लिखो, लिखो रिमार्क नंबर 1, लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। यदि एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा यदि आपकी 0 है तो ये आपकी, एक मिनट, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी माइनस थीटा, जस्ट अ मिनट, को हम बेसिकली कहते हैं बायसनेस। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, ये जो ई टी है आपकी, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम कहते हैं बायसनेस। अब रही बात, ये वैल्यू यदि 0 हुई तो ये कहलाएगी अनबायस्ड, और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिवली बायस्ड, समटाइम्स कॉल्ड अपवर्ड बायस। और ये वैल्यू यदि आपकी नेगेटिव हुई देन इट इज कॉल्ड नेगेटिवली बायस्ड एंड समटाइम्स कॉल्ड डाउनवर्ड बायस। तो वो रिमार्क नंबर 2 में लिख ली। लिखिए रिमार्क नंबर 2 में ई टी माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, एंड एरो दे के लिख लीजिएगा अनबायस्ड। लिखा आपने? और लिखिए नेक्स्ट, पॉजिटिव होगा तो यहां लिख लीजिएगा पॉजिटिवली बायस्ड ऑब्लिक अपवर्ड बायस, और ये वैल्यू यदि आपकी नेगेटिव हुई तो हम उसे कहते हैं नेगेटिवली बायस्ड ऑब्लिक डाउनवर्ड बायस।
नेगेटिवली बायस्ड ऑब्लिक डाउनवर्ड बायस। ठीक है, अब आइए जरा टू द पॉइंट क्वेश्चंस की तरफ जाए। राइट ऑन क्वेश्चन। देखिए एक्स पॉपुलेशन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका कि मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आगे लिखिए रैंडम सैंपल लिखिए रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, that is x1 x2 xn, लिखिए that is x1 x2 xn are drawn from this population, are drawn from this population। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट लाइन, लिखिए फॉलोइंग, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा फॉलोइंग आर द एस्टिमेटर्स, लिखिए फॉलोइंग आर द एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू, फॉलोइंग आर द एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है, फॉलोइंग आर द एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। लिखिए फर्स्ट वन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन। लिखिए सेकेंड वन एक्स स्टार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई डिवाइड बाय एन प्लस वन। ये दोनों एस्टिमेटर्स हैं पॉपुलेशन मीन के। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फॉर्मूला को हम कहते हैं एस्टिमेटर और वैल्यू को कहते हैं एस्टिमेट। अब रही बात, ये दोनों उन्होंने दिया आपको पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर। अब आपको ये चेक करना है कि ये अनबाइज्ड है या नहीं। लिखिए चेक, लिखिए चेक द एबव एस्टिमेटर्स आर अनबाइज्ड और नॉट। लिखिए चेक द एबव एस्टिमेटर्स आर अनबाइज्ड और नॉट, मतलब अनबाइज्ड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो स्टार्ट करें। अनबायसनेस का डेफिनेशन आपको मालूम ही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स कौन है? ऑब्वियसली एक्स बार। पैरामीटर कौन है? पॉपुलेशन मीन म्यू। मतलब यदि आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार पॉपुलेशन मीन आ गई तो नो डाउट अनबाइज्ड होगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार यदि पॉपुलेशन मीन नहीं आई तो बाइज्ड होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। लिखिए राइट ऑन सॉल्यूशन। लिखिए एक्स बार आपके पास है 1/n समेशन एक्स आई। आप इसे ओपन करना चाहो तो लिख लो x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n। आगे लिखिए एक्सपेक्टेशन एक्स बार। एक्स बार आपकी स्टैटिस्टिक्स है, हमने उसकी एक्सपेक्टेशन ले ली। लिखिए दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइड बाय n। आपके नॉलेज में है ही एक्सपेक्टेशन ऑफ ax क्या होता है, a एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो 1/n आउटसाइड एक्सपेक्टेशन x1 प्लस x2 प्लस xn, ये हो जाएगी 1/n एक्सपेक्टेशन x1 से स्टार्ट एक्सपेक्टेशन xn तक। कोई प्रॉब्लम? एक्सपेक्टेशन x1 क्या है हमारा? ऑब्वियसली म्यू। एक्सपेक्टेशन xn क्या है? म्यू। कितने म्यू है आपके? n म्यू। सो फाइनली म्यू। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 आपके नॉलेज में होगा ही कि म्यू है। क्यों? क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है। रैंडम सैम्पलिंग में जो पॉपुलेशन का मीन होगा वही x1 x2 xn का मीन होगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 म्यू है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn भी म्यू है। रही बात ये n क्यों आउटसाइड आया,
तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये आपकी एन म्यू हुई, एन और एन कैंसिल आउट, दैट इज म्यू। तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार पॉपुलेशन मीन से कॉन्साइड कर गया, रादर से पॉपुलेशन मीन आ गया, तो ऑब्वियसली इस केस में अनबाइज्ड। लिखिए देयरफॉर एक्स बार इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। Therefore, x bar is unbiased estimator of population mean mu. अब आइए सेकेंड वन, लेके एक्स स्टार क्या हमारा 1/n+1 समेशन एक्स आई। रेडन सॉल्यूशन लेके एक्स स्टार इज इक्वल टू x1 + x2 + xn divide by n+1. Next, expectation x star 1/n+1 आउटसाइड, डायरेक्ट आउटसाइड कर दिया, और रिमेनिंग में एक्सपेक्टेशन x1 से लेकर xn तक। एक्सपेक्टेशन ऑफ ax a एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने 1/n+1 आउटसाइड कर दिया। नेक्स्ट आई 1/n+1 एक्सपेक्टेशन x1 प्लस एक्सपेक्टेशन x2 प्लस एक्सपेक्टेशन xn। आपको मालूम है x1 का मीन ऑब्वियसली म्यू, x2 का भी मीन म्यू, xn का भी मीन म्यू। म्यू लिखना है आपको, सॉरी फॉर दैट। कितने म्यू है आपके? ऑब्वियसली एन। ध्यान रखिएगा, इस केस में म्यू आपके कितने हैं? एन, तो ये हो गई एन म्यू अपॉन n+1, दैट इज n/n+1 इंटू म्यू, नॉट इक्वल टू म्यू। यानी कि आपने जो रैंडम सैंपल निकाला है वो साइज n का है, n+1 का नहीं है, ठीक है? इसलिए आपके पास जो म्यू होंगे वो ऑब्वियसली n होंगे, n+1 नहीं होंगे। बी क्लियर अबाउट दिस वन। तो n म्यू आपका आएगा, और n म्यू होते ही वो म्यू के इक्वल नहीं आया, और म्यू के इक्वल नहीं आया तो देयरफॉर बायस्ड। लिख लिए देयरफॉर एक्स स्टार इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है यहां तक? अब आइए नेक्स्ट, एक रिमार्क पुट की, रिमार्क में लिखिए कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। रिमार्क नंबर 1, हाँ, रेडन स्टेटमेंट, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी, देखिए एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, एन एस्टिमेटर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। देखिए इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेज, लेकिन if the sample size increases, if the sample size increases, sample size increases का मतलब n tends to infinity, ब्रैकेट में लिखिए n tends to infinity, n tends to infinity लिखा अपने ब्रैकेट में। लिखिए then estimator will converge to, लिखिए then estimator will converge to TO2, then estimator will converge to true population parameter, then the estimator will converge to true population, TRUE, true population parameter। ठीक है, स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। an estimator is said to be consistent, clear, if the sample size increases, sample size increase का मतलब n को आप increase करते जाओ, infinity तक ले जाओ, then the estimator will converge to true population parameter। true population parameter का मतलब सैंपल मीन का ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर कौन है? पॉपुलेशन मीन। सैंपल मीन का ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर कौन है? पॉपुलेशन मीन। क्लियर? ऐसे सैंपल वेरिएंस का ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर कौन है? पॉपुलेशन वेरिएंस। सैंपल कोरिलेशन का ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर कौन है? पॉपुलेशन कोरिलेशन। क्लियर?
तो यदि आप सैंपल साइज बढ़ाओगे और वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो जाए, याद से ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर आ जाए, तो हम ऐसे एस्टिमेटर को कहते हैं कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। अब टू द पॉइंट, इधर आइए, हमारे पास ये एस्टिमेटर है एक्स स्टार, ठीक है, ऑब्वियसली बायस्ड है, अनबायस्ड तो है नहीं, बायस्ड है। अब मैं इसमें सैंपल साइज इंक्रीज करके देखूंगा, ठीक है, रादर से n टेंस टू इन्फिनिटी करके देखूंगा, और n टेंस टू इन्फिनिटी करने पे यदि ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर आ गया तो उस केस में ये एस्टिमेटर कंसिस्टेंट कहलाएगा, ठीक है। मतलब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ उसके अंदर, और यदि आपकी वैल्यू ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर रादर से म्यू आ जाए, ठीक है, तो हम उस केस में कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। तो लिखिए वी हैव एक्स स्टार, एक्स स्टार ज्यादा एक्सपेक्टेशन में लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक्सपेक्टेशन एक्स स्टार इज इक्वल टू क्या आया था, n अपॉन n प्लस, ये हमारी थी, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है बायस था, ठीक है, क्योंकि ये म्यू के इक्वल नहीं था। अब आप लिमिट डालो या रादर से n टेंस टू इन्फिनिटी ले जाओ, लिखो व्हेन n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सपेक्टेशन एक्स स्टार इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 इंटू म्यू। नेक्स्ट म्यू आउटसाइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1। नेक्स्ट म्यू आउटसाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर। आपको मालूम है लिमिट कैसे निकालते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन है, ऑब्वियसली n, तो ये आपकी डिवीजन दे दें आप, तो ये हो जाएगी म्यू 1 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज म्यू। तो मैंने जैसे ही सैंपल साइज इंक्रीज की, ध्यान रखिएगा, यहां डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर कौन है, ऑब्वियसली n, तो n से यहां भी डिवाइड देना, n से यहां भी डिवाइड देना, तो आपकी ये पोजीशन आएगी, और यहां जैसे ही आप इन्फिनिटी रखोगे तो ये आपकी 0 आ जाएगी, उसके साथ ही ये आपकी म्यू आ जाएगी। तो हमने सैंपल साइज इंक्रीज की तो ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये कहलाएगा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। लिखिए देयरफॉर एक्स स्टार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, लिखिए देयरफॉर एक्स स्टार इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। क्लियर यहां तक? इसी में लिखिए रिमार्क नंबर 2, लिखिए अनबायसनेस implies consistency. Unbiasedness implies consistency. लिखिए but consistency need not imply. लिखिए but consistency need not imply unbiasedness. But consistency need not imply unbiasedness. मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो चीजें अनबायस्ड होगी वो 100% आपकी कंसिस्टेंट है, और जो कंसिस्टेंट है वो जो ही नहीं कि अनबायस्ड हो। देखिए यहां ये एस्टिमेटर आपकी कौन, एक्स बार अनबायस्ड थी, कंफर्म। अब रही बात क्या ये कंसिस्टेंट है, तो ये ध्यान रखिए 100% कंसिस्टेंट है, जो अनबायस्ड होगा वो 100% कंसिस्टेंट होगा। आपको भी मालूम है यदि मैं सैंपल साइज इंक्रीज भी करूंगा, रादर से कुछ भी मैं सैंपल साइज कर लूं, ये n और ये n हमेशा कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो आप चाहे 20 का सैंपल लेंगे तो भी कैंसिल आउट होगा, 1 लाख का लेंगे तो भी कैंसिल आउट होगा, 10 लाख लेंगे तो भी कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब जो अनबायस्ड है वो 100% कंसिस्टेंट है। अब इधर आई दूसरा वाला, ये एस्टिमेटर आपका सेकेंड वन, आपको अच्छी तरह से मालूम है, अभी मैंने आपको करके दिखाया, प्रूफ करके, कि भाई ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, क्लियर, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो गया। अब क्या ये
अनबायस्ड है तो आपके नॉलेज में है ही ये आपकी बायस्ड, क्लियरली देख लीजिए बायस्ड। तो कंसिस्टेंट होगा तो अनबायसनेस कंफर्म नहीं है, कंसिस्टेंट होगा तो अनबायस भी हो सकता है, बायस भी हो सकता है, लेकिन यदि कोई चीज अनबायस्ड है तो कंसिस्टेंट पक्का है। क्लियर? नेक्स्ट है, दो पार्ट तो मैंने आपको दो एस्टिमेटर तो कराई दिए, एक ये था एक्स बार वाला और एक एक्स स्टार वाला। मैं इसी में ऐड कर रहा हूं थर्ड वन, तीसरे एस्टिमेटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक्स थीटा इज इक्वल टू n प्लस 2 डिवाइड बाय n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 समेशन एक्स आई। फिर से हमें चेक करना है कि अनबायस्ड है या नहीं। क्लियर? मैंने तीसरा एग्जांपल आपके लिए लिया, दो तो पहले ही बता दिया था, थर्ड वन ले रहा हूं, लेकिन प्रोसीजर तो सेम है। लेकिन एक्सपेक्टेशन एक्स थीटा, ठीक है, ये आपकी आउटसाइड, ठीक है। एक्सपेक्टेशन किस में लगेगा? x1 से लेकर xn तक। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट है n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ये आपकी आ जाएगी एक्सपेक्टेशन x1 से लेकर एक्सपेक्टेशन xn तक। पहला वाला म्यू है एंड लास्ट वन भी म्यू, ठीक है। कितने म्यू हुए? लेके n प्लस 2 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इंटू n म्यू, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू म्यू। और यदि म्यू के इक्वल नहीं आया तो ये बायस्ड है। लेकिन देयरफॉर एक्स थीटा इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। एक्स थीटा इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। तो दो एस्टिमेटर मैंने पहले से लिया था, थर्ड वन मैंने ये लिया और ये भी हमारा बायस्ड निकला। अब रही बात क्या ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट के लिए आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना होगा। तो रिमार्क लिखिए, लेकिन लिमिट सॉरी एक्सपेक्टेशन एक्स थीटा, लिमिट में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 2 इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 इंटू म्यू। लिमिट हमने ले लिए, म्यू आउटसाइड ले लिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आपको अच्छी तरह से मालूम है लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कौन है? n स्क्वायर, तो n स्क्वायर से डिवाइड दी, तो n स्क्वायर से डिवाइड देंगे तो ये 1 प्लस 2 बाय n आ जाएगी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगी? 1 प्लस 3 बाय n, 1 बाय n स्क्वायर। वैल्यू डालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी म्यू इंटू 1 अपॉन n, दैट इज म्यू, ठीक है। तो मुझे बताइए बायस्ड और अनबायस्ड, तो ऑब्वियसली ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो गई है, इसलिए ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है। बायस्ड तो हम पहले प्रूव कर चुके थे कि ये बायस्ड है। अब रही बात कंसिस्टेंट है या नहीं, तो कंसिस्टेंट जैसे ही करेंगे तो ये आपकी 1 प्लस 0 और ये हो जाएगी 1 प्लस 0 प्लस 0। ऑब्वियसली मैंने 1 बाय 1 लिख दिया है, इज इक्वल टू म्यू हो गया। लिखिए देयरफॉर एक्स थीटा is consistent estimator। लिखिए therefore x theta is consistent estimator। लिख लिया आपने, मतलब बायस था लेकिन कंसिस्टेंट है। द कंसिस्टेंट का मतलब यदि आप सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, लिखिए फोर्थ वन, एक मैं और ले रहा हूं आपको, ये साइन मैंने आपके लिए पुट किया।
लेकिन हाफ ऑफ x1 प्लस 1/4 x2 प्लस 1/2n-1 xn-1 प्लस 1/2n-1 xn। ये ध्यान रखिएगा, ये है आपका लास्ट वाले टर्म पे ध्यान रखिएगा 1/2n-1 xn-1 भी है और सेम बात यहां लिखी हुई है लेकिन xn लिखा हुआ है। बी क्लियर व्हाट दिस वन। एक वाले केस में इस वाले में xn-1 है और इस वाले में कॉफिशिएंट तो सेम है लेकिन xn लिखा हुआ है। हमें ये चेक करना है कि अनबायस्ड है बायस्ड है, ठीक है। यदि अनबायस्ड होगा तो कंसिस्टेंट पक्का होगा, यदि बायस्ड हुई तो हमें ये चेक करनी होगी लिमिट डाल के कि क्या वो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो रही है। यदि कन्वर्ज हो रही है तो कंसिस्टेंट भी है, ठीक है। तो आइए लेके एक्सपेक्टेशन, जस्ट मिनट। लिखिए हाफ ऑफ एक्सपेक्टेशन x1 प्लस 1/4 एक्सपेक्टेशन x2 प्लस 1/2n-1 एक्सपेक्टेशन xn-1 प्लस 1/2n-1 एक्सपेक्टेशन xn। ठीक है यहां तक। लिखिए दिस इज इक्वल टू हाफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 क्या होगा म्यू प्लस 1/4 ऑब्वियसली म्यू और ये आ जाएगी 1/2n-1 इंटू म्यू 2n-1 इंटू म्यू। ठीक है, सारे आप म्यू लिख दो। अब यहां से लेकर यहां तक में आप पहले म्यू कॉमन लो तो ये आप आ जाएगी 1/2 1/4 1/2n-1 और ये जो लास्ट टर्म है उसको एज इट इज लिख लो। लिख दिया आपने। अब मुझे बताओ क्या ये जीपी में है, इज इट इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? तो आप पहले हाफ कॉमन लो तो ये और क्लियरली आपको दिखेगी। हाफ कॉमन ये हो जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 2n-2 1 प्लस 2n-1 इंटू म्यू। ये आपकी जीपी में है क्योंकि 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8 2n-2। फॉर्मूला जीपी का लगा दो। लिखो μ/2 a r⁻n। एक तो लिखते हैं a दैट इज 1 माइनस r⁻n लिखा जाता है, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो मुझे बताइए यहां से लेकर यहां तक कितने टर्म्स? तो ऑब्वियसली n-1 टर्म्स। क्यों n-1 टर्म्स? क्योंकि 1 को 1/2 भी लिख सकते हो आप, 1/2। मुझे बताइए 0 से लेकर 9 तक कितने टर्म्स होते हैं? ऑब्वियसली 10 टर्म्स। 0 से लेकर 5 तक कितने टर्म्स होते हैं? ऑब्वियसली 6 टर्म्स। तो मुझे बताइए 0 इसको आप कह सकते हो 2⁻0 1/2 से लेकर n-2 तक कितने टर्म्स? n-1 टर्म्स। तो वो मैंने आपके लिए लिख दिया। लिखिए डिवाइड बाय 1 माइनस r। लिखिए प्लस 2n-1 इंटू म्यू। ये आपकी हो जाएगी μ/2 इंटू 2⁻1 1 माइनस 2n-1 प्लस म्यू 2n-1। ठीक है, 2 और 2 कैंसिल आउट। ये आ जाएगी म्यू माइनस म्यू 2n-1 म्यू 2n, ये आपकी कैंसिल आउट, ऑब्वियसली म्यू के इक्वल। तो ये आपकी अनबायस्ड भी हुई और कंसिस्टेंट भी हुई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले तो आपसे ये पूछा गया कि अनबायस्ड है या नहीं, तो ऑब्वियसली अनबायस्ड।
लिख लिए देयरफॉर ये जो सिंबल है एक्स के ऊपर रादर से इक्विवेलेंस का साइन लिखिए इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन म्यू। ठीक है यहां तक। अब आइए रहा आपकी बुक में मैं आ रहा हूं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया है पॉइंट एस्टिमेशन। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन के अंदर सबसे पहले प्रॉपर्टीज आ रही है। अभी हमने आपके लिए प्रूफ भी किया अनबायस्ड एस्टिमेटर। अनबायसनेस एस्टिमेटर देख लिए क्लियरली। ठीक है, उसका डेफिनेशन वहां लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी करो। लिखो व्हेन x इज अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विथ पैरामीटर n and p। आगे लिखो द सैंपल प्रोपोर्शन p hat is equal to x upon n is unbiased estimator of population estimator p। इसे कॉपी कर लो आप। x क्या फॉलो करता है? कैपिटल X फॉलो करता है, यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है? n and p। n मतलब जो आपका सैंपल साइज होगा वो, और p मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी। आपसे पूछा गया सैंपल प्रोपोर्शन इज अनबायस्ड। सैंपल प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि x अपॉन n इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p। इसे कॉपी कर ली। ठीक है, कर लिया कॉपी अपने। स्टार्ट किए सॉल्यूशन। पहले तो मैं आपको एक दो टर्म समझा देता हूं। पहले तो ये यानी कि यहां x बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है n, p। आपको उन्होंने दिया है सैंपल प्रोपोर्शन। p हैट को हम कहते हैं सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, जो उन्होंने लिख के भी दिया है x अपॉन n। ठीक है, आप इसे इंडिकेट किए सैंपल प्रोपोर्शन। और एक है p। p को बेसिकली लोग प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको सैंपल प्रोपोर्शन को अनबायस्ड दिखाना है, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। रादर से एक्सपेक्टेशन p हैट इज इक्वल टू p दिखानी। सैंपल प्रोपोर्शन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मतलब अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p। p आप प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। मैं आपको एक बार पहले भी एक्सपेक्टेशन के अंदर बताया था और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए बात। आपको मालूम है कॉइन यदि हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। रादर से दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। ठीक है, लेकिन यदि आप कॉइन को 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो 10 टाइम्स टॉस करेंगे तो ये 5 हेड 5 टेल आपको मिलना चाहिए था। भाई आप कहते हो ना प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसका मतलब 5 हेड 5 टेल्स मिलना चाहिए। आप टॉस करके देख लीजिएगा 10 टाइम्स, कभी भी नहीं मिलेगा ये 5 हेड 5 टेल्स। या तो आपको 7 हेड्स मिल जाएंगे या 2 हेड्स मिलेंगे, या कुछ कभी 8 हेड्स पे मिल जाएंगे, कभी 6 हेड्स में मिल जाएंगे। 5 तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। क्लियर? तो ये जो 6/10 है या 7/10 है या 2/10 है, इसे हम कहते हैं सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर? क्योंकि आपने 10 टाइम्स में वो रिजल्ट ऑब्टेन किया। लेकिन यदि आप कॉइन को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करें,
लार्ज नंबर का मतलब 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख। तो वही सैंपल प्रोपोर्शन धीरे धीरे उसकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट होने लगेगी। मतलब जैसे जैसे टॉसिंग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये दिखेगा कि वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड्स हाफ होना स्टार्ट हो गई, रादर से हेड टेंडिंग टूवर्ड्स हाफ हो रहा है। ठीक है, मतलब हेड मतलब मान लीजिए 10 लाख टाइम्स में कितने टाइम्स हेड है, यदि आप उसको डिवाइड करके निकालेंगे नंबर ऑफ हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, तो आप देखेंगे ये हाफ की तरफ टेंड कर रहा है। सेम बात टेल के लिए भी होगा। क्लियर? तो उस केस में 10 लाख टाइम्स या 20 लाख टाइम्स या 50 लाख टाइम्स ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को। तो सैंपल प्रोपोर्शन हुआ 10 टाइम्स में जो रिजल्ट आया, दैट इज कॉल्ड सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, और 10 लाख या 50 लाख या 1 जितना आप मानने चाहें उससे ज्यादा, उसमें जो रिजल्ट आएगा उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। आपसे कहा गया एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गया तो सॉल्यूशन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको नहीं समझ में आए। लेकिन स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखिए वी हैव पी हैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन एन, एक्सपेक्टेशन पी हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स अपॉन एन, 1 अपॉन एन आउटसाइड। फॉर्मूला आपको मालूम है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स, ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है। आगे लिखिए 1 अपॉन एन, ई एक्स मतलब मीन। ऑब्वियसली एक्स क्या फॉलो करता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है एनपी। तो ऑब्वियसली एन और एन आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, पी आ जाएगी। आपको निकाल के भी यही दिखाना था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन इज इक्वल टू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, वो निकल गया आपका। लेकिन देयरफॉर सैंपल प्रोपोर्शन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। लेकिन देयरफॉर सैंपल प्रोपोर्शन इज अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। एक रिमार्क पुट करो, लिखो रिमार्क नंबर 1, लिखो वेरिएंस पी हैट, लिखो दिस इज इक्वल टू वेरिएंस एक्स अपॉन एन। अब एक बार फिर से बताओ वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ये आपकी 1 अपॉन एन स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स होगी। मुझे बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होता है? एन पी क्यू। तो आप इसे लिख दो एन पी क्यू, तो ये आपकी हो जाएगी पी क्यू बाय एन। ठीक है, अब लिखिए सेकेंड वन, वेरिएंस तो हमने निकाल दिया। अब लिखिए सेकेंड वन, स्टैंडर्ड पी हैट। स्टैंडर्ड मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस का अंडर रूट होता है। वेरिएंस पी हैट दैट इज पी क्यू बाय एन। आपको सेकेंड वन याद रखना कि आपसे जब भी मैं पूछूं स्टैंडर्ड ऑफ पी हैट क्या होता है, तो आपको बताना होगा अंडर रूट ऑफ पी क्यू बाय एन। बाय एक स्टैटिस्टिक्स तो आपने सैंपल मीन पढ़ा था, जिसका स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था सिग्मा बाय रूट एन होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सिग्मा बाय रूट एन होता है। एक आपने अभी जस्ट पढ़ा सैंपल प्रोपोर्शन, ये दूसरा स्टैटिस्टिक्स है जिसका स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया है कि स्टैंडर्ड उसकी होती है अंडर रूट पी क्यू बाय एन। तो जब भी मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड एरर ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन, तो वो आपको बताना होगा अंडर रूट पी क्यू बाय एन। और एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार ऑब्वियसली सिग्मा बाय रूट एन। ठीक है, तो दोनों का स्टैंडर्ड एरर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक तो सैंपल मीन का, दूसरा सैंपल प्रोपोर्शन का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इससे कॉपी की
क्या लिखो, लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। मतलब x1 x2 xn एक पॉपुलेशन से निकाला गया जिसका कि मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल फॉलो करे ये जरूरी नहीं, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, उसका मीन हमें मालूम है और वेरिएंस मालूम है। रैंडम सैंपल होते ही ये बात पहले से ही कंफर्म है कि x1 x2 xn सबका मीन म्यू होगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि पॉपुलेशन की अननोन है तो ऑब्वियसली x1 x2 xn की भी अननोन है, ठीक है, क्लियर। अब आपसे ये कहा गया है कि सिग्मा हैट होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। लिख ली। आपसे ये प्रूव करने के लिए कहा गया है कि सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, ठीक है। सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। चलिए प्रूव करें। लिखिए वी हैव एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। आप इसे ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन एन माइनस 1 समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार होल स्क्वायर। मैं ये ओपन नहीं कर रहा हूं, रीजन आप यूनिट नंबर 1 जब स्टडी करेंगे तो वहां मैंने ये ओपन करके आपको दिखाया, ठीक है। दोबारा एक ही चीज को करने का कोई मतलब नहीं। वहां मैंने आपको पढ़ाया था ना सैंपल वेरिएंस यूनिट नंबर 1 में, रादर से सैंपल वेरिएंस या सैंपल स्टैंडर्डाइजेशन, तो वहां मैंने आपको डिराइव करके ये दिखाया था, तो आप इस एज इट इज कॉपी कर लिए, ठीक है, वहां से। अब रही बात सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। यदि ये आपको दिखाना है तो आपको एक्सपेक्टेशन लेना होगा, तो लिखिए एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या आएगा, लिखिए दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्सपेक्टेशन एक्स आई स्क्वायर का मतलब समेशन एक्स आई स्क्वायर का मतलब होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, ठीक है। आप उसमें एक्सपेक्टेशन लेंगे तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन x1 का स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन x2 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन x3 स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन xn स्क्वायर। ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, इसका क्या मीनिंग है, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन लेंगे तो अलग अलग सब में एक्सपेक्टेशन लगेगी, कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में आप इससे ऐसे लिखते हैं। इसमें एक्सपेक्टेशन लेंगे तो एन आउटसाइड कर दीजिएगा, बाकी एक्सपेक्टेशन इसमें लग जाएगा, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट। हमें ये दो इंफॉर्मेशन निकालने, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। एक निकालना है एक्सपेक्टेशन एक्स आई स्क्वायर और एक निकालना है एक्सपेक्टेशन एक्स बार का होल स्क्वायर। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए अलग से निकाल रहा हूं। नीचे लिखिए वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होता है। पहले तो बताइए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम ही है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स आई क्या होगा, एक्सपेक्टेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स आई कंप्लीट का स्क्वायर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। रही बात यहां आई है तो आई आप यहां अटैच कर दो, ठीक है, क्लियर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपके नॉलेज में है ही, आई उसके साथ अटैच कर दीजिएगा तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा।
अब रही बात वेरिएंस ऑफ एक्स आई का मतलब वेरिएंस ऑफ x1 या वेरिएंस ऑफ x2 या वेरिएंस ऑफ xn। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि वेरिएंस ऑफ चाहे x1 निकालें या x2 निकालें या xn निकालें, ठीक है, क्लियर। वेरिएंस ऑफ x1 क्या होगी? वही होगी जो पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा। x1 का मीन भी वही होगा जो पॉपुलेशन का मीन होगा। xn का वेरिएंस भी वही होगा जो पॉपुलेशन वेरिएंस होगा। रादर से चाहे वो x1 हो या x2 हो या xn हो, सबका मीन पॉपुलेशन मीन से मैच करेगा और सबका वेरिएंस पॉपुलेशन वेरिएंस से मैच करेगा। वो क्यों मैच करेगा? क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है। तो रैंडम सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 भी म्यू होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 भी म्यू होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ xn भी म्यू होता है। रादर से एक्सपेक्टेशन ऑफ xi भी म्यू होता है, चाहे i 1 से लेकर n तक में से कोई भी हो। सेम बात वेरिएंस ऑफ x1 सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस ऑफ x2 सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस ऑफ xn भी सिग्मा स्क्वायर होता है। तो रादर से वेरिएंस ऑफ xi भी क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर होगा। तो आप इसे लिख लीजिए सिग्मा स्क्वायर। ये एज इट इज लिख लीजिएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 निकालें या एक्सपेक्टेशन x2 निकालें या एक्सपेक्टेशन xn निकालें, सब आपकी म्यू ही होगी। तो ये आपकी म्यू स्क्वायर होगी। क्लियर बात? एक्सपेक्टेशन x1 म्यू, एक्सपेक्टेशन x2 म्यू, एक्सपेक्टेशन xn म्यू, सो एक्सपेक्टेशन xi भी म्यू। xi मतलब 1 से लेकर n तक में कोई भी। तो ये आपकी आ जाएगी सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन आप ब्रैकेट में ले लो। ठीक है, क्लियर? तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपकी निकाल दी। अब आइए इस इंफॉर्मेशन की तरफ। सेकंड वन मैं यही निकाल रहा हूं आपके लिए। लिखिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार यदि आपको चाहिए तो वैसे ही लिखेंगे फॉर्मूला जो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, ई एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। जैसे लिख रहे थे वैसे लिखना भाई। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स कंप्लीट का स्क्वायर। अब रही बात यहां बार लगा हुआ है तो इन दोनों जगहों पे आपको बार अटैच करना, ठीक है? तो आ जाइए, यदि एक्स बार है तो ये एक्सपेक्टेशन एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये ई एक्स बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, वेरिएंस ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो ही फॉर्मूला आपको एज इट इज लिखना है, लेकिन जब बार अटैच होगी तो उसके साथ बार लगा दीजिएगा, ठीक है? वेरिएंस ऑफ एक्स बार आपके नॉलेज में है ही, सिग्मा स्क्वायर बाय एन होता है। ये हो जाएगी एक्सपेक्टेशन एक्स बार होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार क्या होती? म्यू होती, तो आप इसे लिखिए म्यू स्क्वायर। तो हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर बाय एन प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स बार होल स्क्वायर। ये भी इंफॉर्मेशन आपकी आ गई। कोई दिक्कत? ये दोनों इंफॉर्मेशन आप यहां कॉपी कर दो, एक ये और ये वाला यहां। तो नेक्स्ट हो लिखो देयरफॉर एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n-1 समेशन सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस n इंटू सिग्मा स्क्वायर बाय n प्लस क्या? म्यू स्क्वायर। ये इंफॉर्मेशन मैंने यहां कॉपी कर दी आपकी और ये वाला यहां कॉपी कर दी, ठीक है? नेक्स्ट आई 1/n-1 सिग्मा स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करेंगे, सिग्मा स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा? n सिग्मा स्क्वायर। म्यू स्क्वायर को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा?
एन म्यू स्क्वायर, ये आपकी हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर माइनस एन म्यू स्क्वायर, ये आपकी कैंसिल आउट। नेक्स्ट 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आपकी हो जाएगी एन माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर। सो फाइनली कैंसिल आउट, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल आउट होते ही आपके सिग्मा स्क्वायर आ जाएगी, और सिग्मा स्क्वायर आते ही ये अनबायस्ड कंफर्म है। लेकिन देयरफॉर ये दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एन माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर आएगी, और ये कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होते ही आपके सिग्मा स्क्वायर आ गई। लेकिन देयरफॉर एस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए सैंपल वेरिएंस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ population variance sigma square. Therefore, S square, that is sample variance, is unbiased estimator of population variance. Population variance क्या है? Sigma square. मतलब S square unbiased estimator होता है population variance sigma square का। ठीक है, एक रिमार्क डालिए। कुछ लोग ये भी फॉर्मूला लिखते हैं, स्मॉल एस स्क्वायर बाय सैंपल वेरिएंस का। कुछ लोग ये भी फॉर्मूला लिखते हैं 1 अपॉन एन समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यदि ये फॉर्मूला आप लिखते हो सैंपल वेरिएंस का, क्योंकि कुछ लोग 1 अपॉन एन माइनस 1 यूज करते हैं और कुछ लोग 1 अपॉन एन यूज करते हैं, तो यदि आप 1 अपॉन एन यूज करोगे तो ये बायस्ड एस्टिमेटर होगा। क्या होगा? लिख ली, एस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। लेकिन इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, मतलब आप 1 अपॉन एन माइनस 1 की जगह 1 अपॉन एन यूज करेंगे, तो उस केस में जो सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वो बायस्ड एस्टिमेटर होगा पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का। लिख लिया आपने? क्यों होगा उसका रीजन मैं आपको यहां बता देता हूं। लेकिन रीजन यहां यदि आप एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर लोगे, ठीक है, तो इधर देखो जरा, यहां जब आपके पास आउटसाइड क्या था, यहां आउटसाइड 1 अपॉन एन माइनस 1 था, इनसाइड से क्या है? एन माइनस 1 ही आया। ठीक है, तो ये दोनों तो आपकी कैंसिल आउट हो गई भाई, आउटसाइड ये था और इनसाइड से ये आया। अब आपके पास आउटसाइड क्या है? आउटसाइड इस केस में एन है, और इनसाइड से क्या आएगा? एन माइनस 1 आएगा। इनसाइड से हर केस में एन माइनस 1 ही आएगा आपका। ठीक है, तो यहां तो आउटसाइड भी वही था और इनसाइड से भी वही आया, तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, ऑब्वियसली अनबाइज्ड होगी। यहां क्या प्रॉब्लम है? आउटसाइड एन है और इनसाइड से क्या आएगा? एन माइनस 1 आएगा। तो डायरेक्ट लिख ली, ये आएगी आपकी 1 अपॉन एन एन माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर, ये हो जाएगी एन माइनस 1 सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये जब भी होगी ऑब्वियसली बाइज्ड होगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि सैंपल वेरिएंस के फॉर्मूले के अंदर n की जगह n माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो n की जगह n माइनस 1 क्यों होना चाहिए, उसका रीजन मैंने आपको यहां बता दिया कि यदि n माइनस 1 यूज करोगे तो अनबाइज्ड आएगी, n यूज करोगे तो बाइज्ड आएगी। ठीक है, बाकी ऐसा फॉर्मूले से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। तो कुछ लोग n माइनस 1 यूज करते हैं, कुछ लोग n यूज करते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कीजिए जैसा आपकी रीडिंग लिस्ट कह रही है। आपकी रीडिंग है डिवोर, डिवोर के अंदर n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो n माइनस 1 आप यूज करेंगे। कहीं आप देखेंगे कोई और बुक चेक करेंगे तो वहां n लिखी हुई होगी, तो ऑब्वियसली n यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस आज मैंने आपको बता दिया। एक केस में अनबाइज्ड है, दूसरे केस में बाइज्ड है। ठीक है, क्लियर? ये आपकी बाइज्ड होगी, ये वाली। अब इसी में कि क्या ये कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट चेक करना है, तो ये रिमार्क नंबर 1 हो गई ना, ये रिमार्क नंबर 2 में लिख लीजिएगा।
मैंने आपसे क्या कहा था, कंसिस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी कर देते हैं। तो लिखिए एक्सपेक्टेशन एस स्क्वायर इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n-1 अपॉन n इंटू सिग्मा स्क्वायर आउटसाइड n-1 अपॉन n, डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली कौन है, n, तो ये आपकी हो जाएगी सिग्मा स्क्वायर 1 - 0 दैट इज सिग्मा स्क्वायर। मतलब आप n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो ये ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर पे कन्वर्ज हो जाएगी, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है। लिखिए देयरफॉर स्मॉल एस स्क्वायर, लिखिए देयरफॉर स्मॉल एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, स्मॉल एस स्क्वायर इज कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आ जी, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। एग्जाम्पल 6.6, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। ये एक टफ क्वेश्चन, आप पूरा रीड करोगे तो आपको मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्लियर। लेकिन मैं जो इससे सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं आपके लिए कर रहा हूं, ऑल्दो आंसर निकालते समय उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो इसको मैं टफ क्वेश्चन में काउंट कर रहा हूं और आपके बुक में एक उन्होंने प्रेजेंट की है उसकी अंडरस्टैंडिंग, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, जो आपकी मर्जी हो। एग्जाम्पल लिखा हुआ है 6.6, मैं इसको थोड़ा बेटर वे में आपको लिखवा देता हूं। लिखिए, यहां लिखिएगा x, कॉपी पे लिख लीजिएगा, पॉपुलेशन फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, थीटा, ये पहला लाइन लिख ली, x पॉपुलेशन फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, थीटा। आगे लिखिए लेट फर्स्ट पार्ट θ1 जस्ट मिनट, सही ढंग से लिखिएगा, फर्स्ट वन θ1, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, θ1 is equal to maximum x1 x2 xn, ऐसे लिख ली। क्या लिखा आपने, θ1 is equal to maximum of x1, x2 डॉट xn। और सेकेंड वन लिखिए, θ2 is equal to n+1 अपॉन n, ठीक है, मैक्सिमम x1 x2 xn, ठीक है, लिख लिया आपने, n+1 अपॉन n मैक्सिमम x1 x2 xn। और एक और अटैच कर लिए, थर्ड वन, क्योंकि वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, θ3 इज इक्वल टू 2x बार। ये तीन एस्टिमेटर, एक तो पॉपुलेशन आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है 0, थीटा, उससे आपने
x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल निकाला, ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। तो आपको मालूम है x1 x2 xn का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्म ही होगा। रही बात उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो हैं जीरो थीटा, तो ये भी सारे के सारे जीरो थीटा फॉलो करेंगे। क्लियर। अब उन्होंने 3 एस्टिमेटर लिए हैं पूरे डिस्कशन के अंदर, रादर से 2 लिए हैं पहले, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिया है थर्ड वन। मैं एक साथ ही ले रहा हूं तीनों को, ठीक है। इसको कहता है कि वो बायस्ड एस्टिमेटर होगा, लिख ली, शो दैट फर्स्ट वन इज बायस्ड, मतलब ये आपकी बायस्ड एस्टिमेटर होगी। लेकिन शो दैट फर्स्ट वन इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। सही ढंग से लिख लीजिएगा, शो दैट थीटा वन हैट इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर थीटा। ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट लिखिए, शो दैट थीटा टू हैट is unbiased estimator of population parameter theta. So that theta 2 hat is unbiased estimator of population parameter theta. और ऐसे ही लिखिए थर्ड वन, ठीक है, theta 3 hat is unbiased estimator of population parameter theta. तीनों लिख लिए ना आपने, पहला वाला biased, दूसरा वाला unbiased, तीसरा वाला biased। पहले हम इन 2 की बात करेंगे, तीसरा वाला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप सीधा आपसे हो जाएगा, ठीक है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा यही डिस्कस कर ले। क्लियर, यहां तक क्लियर। और पॉपुलेशन आपकी क्या फॉलो करती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, थीटा। सारी बातें क्लियर। और उससे जो सैंपल निकालेंगे वो मैंने आपसे क्या कहा, रैंडम सैम्पलिंग होने के कारण यूनिफॉर्म ही फॉलो करेगी और उसके पैरामीटर्स भी सेम होंगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिए, ये पूरी की पूरी डिस्कशन जो चल रही है वो बेसिकली वही उसी के बारे में चल रही है। आप एक बार पढ़ना चाहिएगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ के देखिएगा, यदि आपको कुछ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात। क्लियर, चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्स पॉपुलेशन हमारा क्या फॉलो कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0, थीटा। लिख दी, लिखा आपने। अब लिखिए पीडीएफ। पीडीएफ आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का लिखना होगा, ठीक है। लिखिए पीडीएफ। पीडीएफ आपको मालूम ही है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1/b-a। तो लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 1/b-a। b-a मीन्स थीटा -0, दैट इज 1/θ। लिखिए if 0 is less than x is less than थीटा। ठीक है भाई, आपको ही मालूम है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, 1/b-a। b आपकी हुई थीटा, a हुई 0, तो 1/θ -0 दैट इज 1/θ। x की वैल्यू 0 से लेकर थीटा तक, लेकिन 0 अदरवाइज। ठीक है, यहां तक आगे आइए फर्स्ट वन की बात करें। हमारे पास लेकिन लेट y इज इक्वल टू θ1 हैट इज इक्वल टू मैक्सिमम x1 x2 xn। मैक्सिमम का डेरिवेशन आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। मतलब आप इसमें डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते। मतलब पहले हमें इसका सीडीएफ निकालना होगा, ठीक है। और सीडीएफ को डिफरेंशिएट करने से क्या आता है, पीडीएफ आता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया कि पहले आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन, पहले ये फॉलो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करता है हमें नहीं पता, कौन, मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। आपको मैंने बताया था ना कि x यदि यूनिफॉर्म फॉलो करता है
तो एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं यूनिफॉर्म फॉलो करे, ठीक है। मैंने ये भी बताया था माइनस एल एन एक्स जरूरी नहीं यूनिफॉर्म फॉलो करे, क्लियर। ऐसे ही एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है तो एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं कि नॉर्मल फॉलो करे। तो ये ध्यान रखिएगा, इस केस में हमें नहीं पता कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और जब भी नहीं पता कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा तो हम पहले इसका CDF निकालेंगे और फिर डिफरेंशिएट करके चेक करेंगे ये PDF क्या है इसकी, ठीक है। तो स्टार्ट की, पहले हम CDF निकालने जा रहे हैं। लिखिए CDF GY इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी Y लेस देन इक्वल टू Y। कोई प्रॉब्लम यहां तक? Y क्या है हमारा? Y है मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। x1 x2 xn में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो y से छोटी है। एक बार मैं फिर से रिपीट करूं, x1 x2 xn में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो y से छोटी है। तो बाकी सब जो वैल्यूज होगी, जो सबसे बड़ी है वो छोटी है y से, तो बाकी सब वैल्यूज जो होंगी वो ऑब्वियसली y से छोटी होगी, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू y से छोटी है तो रिमेनिंग जो होंगे वो ऑब्वियसली छोटे होंगे। तो आप इसे लिखिए नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू y, x2 लेस देन इक्वल टू y, xn लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो y से छोटी है तो रिमेनिंग ऑब्वियसली आपके छोटे होंगे। कॉमा का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 x2 xn इंडिपेंडेंट होता है। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब जितना भी इंटरसेक्शन है वो इनटू में चला जाएगा। तो ये जितने भी कॉमा है ये बेसिकली इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑब्वियसली वो इनटू में कन्वर्ट होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन इक्वल टू y, प्रोबेबिलिटी x2 लेस देन इक्वल टू y इनटू प्रोबेबिलिटी xn लेस देन इक्वल टू y। रीजन दे दिए साइड में, एज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। साइड में लिखिए एज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि रैंडम सैंपलिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग x1 x2 xn इंडिपेंडेंट होता है, और इंडिपेंडेंट होते ही जितना कॉमा है या रादर से इंटरसेक्शन है वो ऑब्वियसली आपके इनटू में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट, इसे लिखिए f(x1y) CDF में, दूसरा क्या होगा f(x2y) और लास्ट वन क्या होगा f(xny)। आपको मालूम है CDF में लिखेंगे तो ये x1y होगा, ये x2y हो जाएगा, ये CDF का f हमेशा कैपिटल होता है। नेक्स्ट है ये हो जाएगा f(x1y) रेज टू पावर n। अब रही बात रेज टू पावर n क्यों हुआ? क्योंकि यदि x1 से लेकर xn तक यूनिफॉर्म फॉलो कर रहा है, क्यों फॉलो कर रहा है मैंने आपको पहले समझाया, रैंडम सैम्पलिंग के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। भाई जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही x1 x2 xn का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसका मतलब x1 से लेकर xn तक सब यूनिफॉर्म फॉलो करेंगे, तो सबका PDF सेम होगा। भाई x1 से लेकर xn तक सब यूनिफॉर्म ही फॉलो कर रहा है और 0,θ ही फॉलो कर रहा है, तो सबका यदि PDF सेम होगा तो अब सबका CDF भी सेम होगा। यहां लिख लीजिए साइड में, एज PDF इज सेम देयरफॉर CDF इज सेम, ठीक है। PDF यदि सेम है तो CDF भी सेम होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, कि n पावर क्यों हुआ? क्योंकि सबका PDF सेम है तो ऑब्वियसली सबका CDF सेम होगा। ये आपकी हो गई GY, ये आपकी निकल गई। अब आपको भी मालूम है यदि मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? PDF आ जाएगा। तो लिखिए PDF डिफरेंशिएशन ऑफ GY विथ रिस्पेक्ट टू y। लिखिए f(x1y) का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, n आउटसाइड
इंटू एफ एक्स वन वाई का डिफरेंशिएशन। पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो मैंने आपके लिए लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट आई देखिए, दिस इज इक्वल टू जी वाई। सीडीएफ का डिफरेंशिएशन हमेशा पीडीएफ होता है। सीडीएफ का सिंबल हमेशा कैपिटल से, पीडीएफ का सिंबल हमेशा स्मॉल से। आगे लिखिए एन इनटू, अब आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ मालूम होना चाहिए। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ क्या होता है? एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। तो वो यहां लिखना है आपको। तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का मतलब वाई माइनस ए क्या हमारा जीरो, और बी क्या है? थीटा, क्योंकि जीरो कॉमा थीटा उसके पैरामीटर्स। तो हो गई वाई माइनस जीरो अपॉन बी माइनस ए, एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, दैट इज थीटा माइनस जीरो रेज्ड बाय एन माइनस वन। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सीडीएफ का डिफरेंशिएशन पीडीएफ होता है। तो ये बेसिकली पीडीएफ है आपकी, और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होती है? वन अपॉन बी माइनस ए। तो ये आपकी पीडीएफ है, बी क्लियर दिस वन, और पीडीएफ क्या है? वन अपॉन बी माइनस ए, बी क्या है? थीटा, तो थीटा माइनस जीरो। बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का सीडीएफ का डिफरेंशिएशन पीडीएफ होगा। तो पीडीएफ मैंने आपके लिए लिख दिया। पीडीएफ क्या है? वन अपॉन बी माइनस ए, दैट इज वन अपॉन थीटा माइनस जीरो। नेक्स्ट ये आपकी आ जाएगी जी वाई इज इक्वल टू एन इंटू वाई रेज टू बाय एन माइनस वन अपॉन क्या आ जाएगी? थीटा रेज टू बाय एन हो जाएगी। यहां से आएगी थीटा रेज टू बाय एन माइनस वन, और वहां से थीटा आपकी, तो थीटा रेज टू बाय एन होगी। अब आप देखो कि ये यूनिफॉर्म फॉलो नहीं कर रही। भाई फाइनली जो पीडीएफ निकल के आया वो यूनिफॉर्म नहीं फॉलो कर रही, जो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपसे कि भाई यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन एक्स यदि यूनिफॉर्म के फॉलो कर रही है तो एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म फॉलो करे, माइनस एल एन एक्स जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म फॉलो करे, वो कुछ और भी फॉलो कर सकती है। लेकिन वेर जीरो इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन इक्वल टू थीटा। वाई की वैल्यू ऑब्वियसली जीरो टू थीटा के बीच में लाई करेगी, क्योंकि वाई है क्या? मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो ऑब्वियसली यदि कुछ भी होगा तो वो जीरो थीटा में ही लाई करेगा। यहां तक क्लियर? अब आइए, हमारे पास वही है कि हमें उसे बायस दिखाना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट में यदि आपको बायस दिखाना था तो बायस के लिए डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पैरामीटर। स्टैटिस्टिक्स कौन था हमारा? थीटा वन हैट, जिसको मैंने वाई कहा था। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है आपको, और ये दिखाना है कि वो थीटा के इक्वल नहीं है। तो लिखिए एक्सपेक्टेशन थीटा वन हैट, थीटा वन हैट क्या था हमारा? वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई निकालना है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कॉन्टिन्यूस यूनिफॉर्म, और एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स इंटू एफ एक्स, एक्स इंटू एफ एक्स होता है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है एक्स इंटू एफ एक्स। रही बात इंटीग्रेशन साइन क्यों है, तो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन साइन और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में समेशन साइन। क्लियर? तो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा? वाई इंटू जी वाई और साथ में डी वाई। कंफर्म? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा? वाई इंटू जी वाई डी वाई। जी वाई आपने निकाल रखा है और लिमिट वाई पे। वाई की लिमिट कहां से कहां तक है?
0 से लेकर थीटा तक, वो लिखा हुआ 0 से लेकर थीटा तक y की लिमिट। आगे लिखिए y, जी वाई आपने अभी डिराइव किया, क्या था, n इंटू वाई रेस्ट बाय n माइनस 1 थीटा रेस्ट बाय n डी वाई। क्या आउटसाइड आएगा, आउटसाइड आपकी आएगी n अपॉन थीटा रेस्ट बाय n आउटसाइड। क्या रह गया, 0 टू इन्फिनिटी y रेस्ट बाय n डी वाई। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट, n थीटा रेस्ट बाय n, y रेस्ट बाय n का इंटीग्रेशन क्या होगी, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से लेकर थीटा तक। थीटा लिखिएगा, इन्फिनिटी नहीं। ठीक है यहां तक? तो ये आपकी आ जाएगी n, ये हो जाएगी n प्लस 1 अपॉन थीटा रेस्ट बाय n, और यहां से आएगी थीटा रेस्ट बाय n प्लस 1 माइनस 0। सो फाइनली कैंसिल आउट, n अपॉन n प्लस 1, ये कैंसिल आउट करेंगे तो इनटू थीटा आ जाएगी। तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 1 हैट जब निकाला तो ये आया n अपॉन n प्लस 1 इंटू थीटा, ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू थीटा। लिखिए देयरफॉर थीटा 1 हैट इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। लिखिए देयरफॉर थीटा 1 हैट इज बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। क्लियर बात? दूसरा क्या था, सेकेंड वन, थीटा 2 हैट इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू था n प्लस 1 अपॉन n इंटू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn। मैंने इस मैक्सिमम को ही y डिनोट किया था आपके लिए, एक बार फिर से डिनोट कर देता हूं y। तो आपकी थीटा 2 हैट क्या आई, n प्लस 1 अपॉन n इंटू वाई। ठीक है, आप एक्सपेक्टेशन ले लो, एक्सपेक्टेशन थीटा 2 हैट क्या होगी, n प्लस 1 अपॉन n एक्सपेक्टेशन ऑफ y। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ y आपने अभी जस्ट निकाला है, यहां देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ y, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ऑफ y ये आई n अपॉन n प्लस 1 इंटू थीटा, ये कॉपी कर दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ y थी आपकी n अपॉन n प्लस 1 इंटू थीटा, वो कॉपी कर दो आप। एक्सपेक्टेशन ऑफ y जो आपने यहां निकाल रखा है, ये आप कॉपी कर दोगे, n और n कैंसिल आउट, n प्लस 1 भी कैंसिल आउट, फाइनली आपकी आ जाएगी थीटा। तो ये थीटा आते ही ऑब्वियसली क्या हो गई, ऑब्वियसली क्या हो गई, अनबायस्ड। लिखिए देयरफॉर थीटा 2 हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, एक मैंने और ले लिया था आपके लिए जो उस एग्जाम्पल में नहीं था, उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा। वो मैंने लिया था आपका थीटा 3 हैट इज इक्वल टू 2x बार, ये भी मैंने लिया था आपके लिए। आप इसमें फिर से वही काम करो, एक्सपेक्टेशन थीटा 3 हैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 एक्सपेक्टेशन x बार। इसमें एक्सपेक्टेशन लोगे तो 2 आउटसाइड एक्सपेक्टेशन x बार। एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार क्या होता है, ऑब्वियसली म्यू, म्यू मतलब पॉपुलेशन मीन। अब मुझे बताइए पॉपुलेशन यहां क्या फॉलो करती है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन मीन का मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। आप मुझे बताइए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन का फॉर्मूला होता है b प्लस ए डिवाइड बाई 2। तो b कौन है, तो b है हमारा थीटा, a कौन है, 0, तो b प्लस ए डिवाइड बाई 2, ऑब्वियसली 2 और 2 कैंसिल आउट, दैट इज थीटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा 3 हैट भी आपकी थीटा आई, ऑब्वियसली ये भी क्या है आपकी अनबायस्ड।
लिखे देयरफॉर थीटा 3 हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने 3 आपके लिए लिए थे। फर्स्ट वन बायस्ड, प्रूफ करके दिखा दिया मैंने आपको। सेकेंड वन अनबायस्ड, ऑब्वियसली इसी प्रूफ के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसी से हमने फर्दर ये निकाल लिया। थर्ड वन अनबायस्ड, ये भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो अनबायस्ड तक के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे बुक के अंदर भी और जो इधर उधर की पॉसिबिलिटी थी वो सारे मैंने आपको करा दिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बेस्ट एस्टिमेटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। तो नेक्स्ट क्लास में जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो आज के लिए यहीं तक। ठीक है, एस्टिमेशन में यहां तक मैंने आपके लिए करा दिया।